Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, आधुनिक भौतिकी, और इसमें टॉपिक जो आज देखने वाले हैं हम लोग वो है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो अंत तक बने रहिएगा। आज समझेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है या नाभिकीय अस्थायित्व क्या होता है। तो देखिए मित्र, इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने न्यूक्लियर को समझा था, अस्थायी जो न्यूक्लियर होता है, नाभिक होता है, उसको समझा था। हम लोग जानते हैं कि जो एटम होता है ना, अगर कोई एटम है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होती है जिसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। ये बातें हम लोग ये चीज़ जानते हैं। तो आज जो है, अब ये न्यूक्लियर है ना, ये नाभिक है। तो नाभिक के अस्थायित्व का मतलब क्या हो गया? पहले नाभिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि एटम का जो अंदर में जो जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं जिसमें एटम का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो अब रहा अस्थायित्व। तो अस्थायित्व क्या होता है? अस्थायित्व का मतलब अगर शाब्दिक देखेंगे तो अस्थायी होने का भाव। क्या होता है? अस्थायी होने का भाव। अब वह जिसके संबंध में हो, है ना, या एक नियत समय तक स्थिर रहने का भाव। अब ये नौकरी के संबंध में भी हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं, सरकारी जॉब आपकी है, तो वो क्या है? आप अस्थायित्व हैं, आप एक अस्थायी तौर पर एक जगह पर है। तो ये नाभिकीय अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ कि नाभिक के एक नियत समय तक स्थिर होने का, या नाभिक के अस्थायित्व का भाव का मतलब हुआ नाभिक के स्थिर होने का भाव। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, होता क्या है, किसी नाभिक की जो स्टेबिलिटी होती है या जो उसका अस्थायित्व होता है, वह उस नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात अगर 1 होता है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक का अस्थायित्व न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात पर डिपेंड होता है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के रेशियो पर डिपेंड होता है। क्या? किसी भी नाभिक का अस्थायित्व। तो किसी नाभिक का अस्थायित्व उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के अनुपात पर होता है ना, अनुपात पर निर्भर होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं किसी एटम का जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो पहले न्यूट्रॉन को रखेंगे, फिर नीचे में प्रोटॉन को रखेंगे, दोनों के रेशियो को निकालेंगे, और उसके बाद वह जो वह रेशियो होगा, उस रेशियो पर निर्भर करेगा कि उस एटम का जो न्यूक्लियर है, नाभिक है, वो अस्थायी है अथवा नहीं है, स्टेबल है अथवा अनस्टेबल है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अब अगर यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात आप निकालते हैं और वह 1 के बराबर होता है, किसके बराबर? 1 की। जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हैं, इसका रेशियो 1 आ जाता है, तो यह क्या हो गया? तो अगर इसका रेशियो 1 आ गया तो वह क्या होगा? आपका बहुत अस्थायी होगा। वह नाभिक क्या होगा? बहुत अस्थायी, अर्थात वह नाभिक क्या हो जाएगी? पूरी तरह से स्टेबल होगी। तो आपको ध्यान 1 नंबर में क्या रखना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वह 1 अगर हो गया तो वह नाभिक क्या होगा? बहुत अस्थायी होगा, स्टेबल होगा। एक बात, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आप बहुत अस्थायी कोई भी आप ऐसा ले सकते हैं एटम जिसका कि नाभिक अस्थायी है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए ऑक्सीजन जो आपका O है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप जानते हैं 8 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 16 होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है? एक अस्थायी नाभिक है। ये बात आप जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं 2, 8 इस रेशियो से जो आपका है 14, 20 इस तरह जो होता है वो सभी क्या होता है? अस्थायी होता है। लेकिन वो कैसे होता है उसको आप समझेंगे और नाभिकीय अस्थायित्व को भी बेहतरीन ढंग समझेंगे। तो एक उदाहरण के लिए हमने ऑक्सीजन को ले लिया। आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? A बराबर होता है मित्र Z प्लस N, है ना, Z प्लस N। अब अगर A बराबर Z प्लस N है तो यहां से आप यह बात समझ सकते हैं कि A जो होता है ये आपका क्या है? तो यह है द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। यहां लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या। A को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर Z प्लस N। Z जो है यह है प्रोटॉन की संख्या। ये क्या है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। और जो एक N है यह है न्यूट्रॉन की संख्या, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या। अब इस पर आप देखिए आसानी से निकाल सकते हैं।
अगर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 16 है, यहां लिख दीजिए 16 बराबर प्रोटॉन संख्या कितना हो गया, 8। न्यूट्रॉन की संख्या आपको मालूम नहीं है तो इसकी जगह पर n रख दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या n। अब अगर निकालेंगे तो n बराबर कितना निकलेगा, यहां से निकलेगा n बराबर 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अर्थात ऑक्सीजन जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 हो गई। देखिएगा मित्र, इसमें क्या हो गया, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, जो आपका प्रोटॉन है इसकी भी संख्या 8, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही इसका एटॉमिक नंबर होता है। यहां आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, है ना, आपका एटॉमिक नंबर, यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो परमाणु संख्या होता है या परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर, तो वह जो भी परमाणु क्रमांक होगा वह क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यह भी आप जानते हैं, अगर एटॉमिक नंबर इसका 8 है ना, ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसका, तो वह हो जाएगा 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, तो P बराबर 8। अब देखिए यहां पर N बराबर भी 8 और P बराबर भी 8। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 है। तो अब जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालिएगा तो ये जो n है, इस n का वैल्यू कितना निकला है, 8, तो 8, प्रोटॉन की वैल्यू 8, ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 हो गया तो यह नाभिक क्या होगा, बहुत अस्थायी होगा, मोर स्टेबल। क्या होगा, बहुत अस्थायी, मोर स्टेबल। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किस एटम का नाभिक जो है स्टेबल है, किसका अनस्टेबल है। तो ये हो गया ऑक्सीजन की बात। और आगे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सिलिकॉन की, है ना, तो देखिए सिलिकॉन जानते हैं Si होता है, और सिलिकॉन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 14 होती है ना, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 28 होता है। सिलिकॉन 14 एंड 28, तो यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, अगर यदि आप इसका निकालेंगे तो इसमें आपका एटॉमिक नंबर है वही तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालिएगा। तो यहाँ से देखिए अगर A बराबर कितना हो गया, आप देख लीजिए, फॉर्मूला पर बैठाइएगा, A यहाँ पर A इक्वल टू 28, और जो आपका प्रोटॉन की संख्या Z है, Z इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा N इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 14 इक्वल टू 14। अर्थात जो है यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन की संख्या भी 14 है, और यहाँ आपका प्रोटॉन की संख्या भी 14 है। तो अब अगर यहाँ पर 14 में रेशियो निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 14/14, कैंसिल कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो आपका सिलिकॉन भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका मोर स्टेबल, अर्थात जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो है 1 हो जाएगा, वह क्या होगा, वह जो एटम है, सिलिकॉन की बात की हमने, ऑक्सीजन की, ये सब क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, अर्थात बहुत अस्थायी हो जाएगा। और अगर और देखना चाहते हैं तो मान लीजिए हम बात करते हैं कैल्शियम की, है ना, कैल्शियम कितना होता है, 20 एंड 40, इसमें भी आप निकालिएगा। तो ये जो 20 है ये तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से नोट करते हैं 20, एटॉमिक मास जो है A बराबर 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप निकालिएगा किसका मान, न्यूट्रॉन का मान, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20, ये हो जाएगा कितना, 20। तो यहाँ न्यूट्रॉन जो आपका निकल गया कितना, न्यूट्रॉन भी 20 है ना, न्यूट्रॉन की वैल्यू 20, और यहाँ से जो आपका प्रोटॉन है यह भी एटॉमिक नंबर 20 है, 20। अब यहाँ से निकालेगा इसका रेशियो, तो क्या होगा मित्र, 20/20। मतलब कि कैल्शियम में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकाला जाए तो यह कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब कैल्शियम क्या है आपका, यह भी एक मोर स्टेबल है, अर्थात बहुत अधिक अस्थायी है, मोर स्टेबल एटम है। कौन सा, तो कैल्शियम। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा एटम है जो अस्थायी है और अस्थायी, इसका नाभिक अस्थायी है और अस्थायी है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो आपने देखा ये किसका था, जो अस्थायी था। अब क्या होता है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो है आपका, इसका वैल्यू जो है 1.5 से अधिक हो जाता है तो वह नाभिक अस्थायी हो जाता है। जैसे देखिए एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो क्या हो जाती है, 1.5, है ना, 1.5 से अधिक,
से अधिक, 1.5 से अगर अधिक हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, किसी भी एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अगर 1.5 से अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा, वह अनस्टेबल अर्थात अस्थायी हो जाएगा। क्या कहलाएगा, अस्थायी नाभिक, है ना, अस्थायी हो जाता है। 1.5 से अधिक होगा तो वह आपका अस्थायी हो जाता है, या आप इसको कह सकते हैं एक तरह से ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाता है। अस्थायी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ उदाहरण जो है आपको इसका भी हम दिखा देते हैं, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 1.5 से अधिक हो जाएगा तो वह आपका क्या हो गया, अस्थायी और रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक जो आपका 83 है ना, एक पॉइंट आर है और है, परमाणु क्रमांक जो आपका 83 है, अर्थात यह जो एटॉमिक नंबर है 83, यह किसका है, एटॉमिक नंबर। तो क्रमांक संख्या 83 जो है ये आपका बिस्मथ का है ना, बिस्मथ जिसको बोलते हैं, ये इसका है बिस्मथ। अब अगर क्रमांक संख्या 83 से अगर आप ऊपर जाइएगा तो उसमें जो है परमाणु का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वह 1.5 से, है ना, 1.5 से 1.6 होता है। किसका, जब आप 83 एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर जाएंगे, अर्थात बिस्मथ वाले इससे जब ऊपर जाएंगे तो वहां से उसके बाद अगर किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालिएगा तो वो 1.5 से 1.6 के बीच आएगा, है ना, 1.5 से 1.6 होगा। और ये नाभिक क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये नाभिक क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव। अभी हम इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने देंगे, बने रहिएगा, रेडियो एक्टिव। तो अब देखिए, अब उदाहरण के लिए अगर हमको इसकी बात करें हम कि 1.5 से अधिक वाला अस्थायी का, तो एक उदाहरण लीजिए सोडियम का। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम, Na होता है 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 23 जो है इसका एटॉमिक मास होता है। तो यहां से जो आपका Z है अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह आपका 11 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, याद होगा आपको, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये सब पढ़ाया है हमने। तो अब यहां पर देखिए Z का मान और 23 जो है, A का मान, एटॉमिक मास कितना हो गया 23। तो यहां से आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, A माइनस Z हो जाएगा, अर्थात 23 माइनस कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहां पर अगर हम सोडियम के संदर्भ में बात करें तो इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 12 है और जो प्रोटॉन की संख्या है वो 11 है। तो अब अगर सोडियम के संदर्भ में बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका जो रेशियो निकालेंगे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया मित्र, यहां पर हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया आपका 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया कितना 11, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 12। तो ये हो गया 12/11। अब अगर इसको निकालिएगा तो ये क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। जब 12 में 11 से भाग देंगे तो कुछ भी होगा 1 पॉइंट कुछ कुछ, ये क्या हो गया, अधिक हो गया, 1 से अधिक हो गया। और जानते हैं कि सोडियम किस में आता है, सोडियम की जो नाभिक होती है ये क्या होता है, अस्थायी। ये 1 पॉइंट अगर 12 में आप 11 से भाग करेंगे तो ये कुछ भी आएगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए हम निकाल ही देते हैं इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 0 यहाँ आएगा, फिर नहीं, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ, तो 1.09 ऐसा कुछ होगा, 1.09 ऐसा चलेगा। तो ये क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया। तो यहाँ 1.09 1 से अधिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अब ये स्टेबल नहीं होगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल अर्थात अस्थाई। तो यह क्या हो गया, ये हो गया अस्थाई नाभिक, है ना, इसका नाभिक क्या होगा, अस्थाई है, मतलब कि 1 से अधिक आ गया। और एक उदाहरण, जैसे सोडियम को देख लिए हमने, अब मान लीजिए और देखना है तो आप फ्लोरीन को ले लीजिए। ये सब में आपको साफ दिख जाएगा कि यह उदाहरण के लिए आपको समझने में आ जाएगा। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास होता है 19, है ना। अब यहाँ से अगर इसका निकालिएगा तो इसमें आप जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसका मान कितना हो गया 9 और 19 जो है ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है 19। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आप जानते ही हैं A माइनस जेड कीजिएगा, 19 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 10। अब यदि आप इसको निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन अगर हम फ्लोरीन में करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए ये न्यूट्रॉन है और इसकी संख्या 10 है, तो 10 बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड से डिनोट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 9, तो ये 10/9। यहाँ भी क्या होगा 1 पॉइंट जो भी हो जाए आगे दीजिए, 10 में 9 से डिवाइड कीजिए, एक बार में होगा, है ना, यहाँ पर 9 लिखेंगे,
फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0, फिर ये चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.1। तो ये क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, यह भी आपका क्या है, अस्थाई है। यह क्या होगा, अस्थाई, अनस्टेबल, अस्थाई। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने उदाहरण दिखाया जो अस्थाई वाला है, और यहाँ पर जो अस्थाई है ना। सोडियम के संदर्भ में बात की हमने, फ्लोरीन के बारे में बात किया, और देखना है तो आप देख लीजिए क्लोरीन को, वही चीज होगा। देखिए यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन का आप जानते हैं कितना होता है, तो 17 और 35, एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35, इसमें निकालिएगा तो यहाँ पर क्लोरीन की जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 35 है ना, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है अर्थात Z वो 17 है। और अगर यदि आप इसका निकालेंगे अब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो n बराबर आप जानते ही हैं a माइनस जेड कीजिएगा, तो a का मान कितना हो गया, 35 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मिल गया कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 हो गया, और जो एटॉमिक नंबर है वह 17 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ आप लिखाइएगा n बटे p, न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, ये हो गया 18 है ना, 18, और बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 17। तो यह भी 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा 1 से ज़्यादा आएगा, तो यह भी आपका क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अस्थाई। तो यह याद रखिएगा कि इस तरह करके आप निकाल सकते हैं कि कौन सा एटम का नाभिक अस्थाई है और कौन सा अस्थाई है। अगर एग्जैक्ट 1 आ गया तो वह बहुत अस्थाई होगा, और 1 से ज़्यादा देखिए आप यहाँ पर सोडियम में, फ्लोरीन में और क्लोरीन में, इन सब चीज़ों में आप देखिएगा, और भी जो आपको निकालना है क्रोमियम वगैरह सब में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो रेडियो एक्टिव वाला है उसका क्या केस है। मतलब कि जो रेडियो एक्टिव है वह जो उसका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें कितना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो हमने यहाँ तीसरा पॉइंट में देखिए लिखा था कि 83 जो आपका 83 पर जो बिस्मथ है, इससे ऊपर का जो एटॉमिक नंबर है, बिस्मथ से ऊपर अगर जाएंगे तो वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आएगा, और उसके नंबर ऑफ और उन सभी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो जो है 1.5 से 1.6 के लगभग आता है। मतलब 1.5 थोड़ा कम, 1.5 से 1.6 का मतलब हो गया यह इसके लगभग में आता है, और वह सब किस में आ जाएगा, रेडियो एक्टिव में आएगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बिस्मथ को, है ना, 83 पर ही है, तो 83 से ऊपर या 83, तो ये हो गया बिस्मथ को BI से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है ना बिस्मथ का, वो होता है 83, है ना, 83, और जो इसका एटॉमिक मास है वह होता है 209, 209। यह जो है लगभग 208 है ना, 208.98 होता है। तो हम इसको 209 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो है आपका यहाँ पर देखिएगा कि एटॉमिक, इसका जो एटॉमिक मास है अर्थात A जो है ये कितना हो गया 209, और जो इसका Z है ये कितना हो गया 83। तो इसका N का मान कितना हो जाएगा, सॉरी N का मान, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालिएगा तो A माइनस जेड कीजिएगा तो ये 209 माइनस 83 होगा, 83 होगा, और इसको आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है ये 126 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये 83 है। अब यहाँ से आप निकालिएगा N बटे P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल गया 126 बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकल गया, ये है 83, सॉरी निकला क्या वो तो मालूम ही है आपको, एटॉमिक नंबर है ये 83। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.51। तो देखिए ये 83 पर जो आपका बिस्मथ है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। और क्या कहा गया कि जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ऊपर 83 से अभी ऊपर जाइएगा तो वहां से बिस्मथ से ऊपर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा कि जो है मैक्सिमम रेडियो एक्टिव मिलेगा, और उसका जो उसके बीच का जो ये होगा 1.5 से 1.6 होगा, ये रेशियो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो अब एक तो हमने देख लिया बिस्मथ को, इसके जस्ट बाद जो आपका पोलेनियम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पोलेनियम को डिनोट करते हैं PO से, है ना, PO पोलेनियम, ये इसका एटॉमिक नंबर जो है 84 होता है, और एटॉमिक मास इसका 209 होता है। तो वही चीज आपका यहाँ पर 84 हो गया, यहाँ पर 83 था बिस्मथ, और ये पोलेनियम है, क्या है पोलेनियम,
ये थोड़ा 83 से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 209, एटॉमिक नंबर जो जेड है ये हो गया 84, और जो आपका न्यूट्रॉन निकलेगा ये हो जाएगा ए माइनस जेड, मतलब कि 209 माइनस 84, है ना। तो अब इसका यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा तो यह कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस होके 125, है ना, 125। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मालूम है 125 और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह मालूम है 84। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका कितना हो गया 125 और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है 84। अब 125/84 इसको जब कीजिएगा ये हो जाएगा 1.48 अप्रॉक्स, तो ये लगभग होता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अब बिस्मथ हो, पोलेनियम हो, या फिर आपका स्टेटिन हो। स्टेटिन के संदर्भ में अगर बात करना चाहें तो वह भी देखिए, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है स्टेटिन, इसको हम लोग AT से डिनोट करते हैं, है ना, AT स्टेटिन। तो इसका भी जो आपका होता है 85 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है ये 210 होता है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखिएगा तो आप ये चीज़ पाइएगा कि इसका एटॉमिक मास कितना है, A बराबर 210। यहाँ पर आपका जो आपका प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z बराबर 85, और यहाँ पर आपका जो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अर्थात कैपिटल N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा A माइनस जेड अर्थात 210 माइनस 85 कीजिएगा मित्र, तो यहाँ से N का जो मान निकल जाएगा वह हो जाएगा आपका 125, है ना, 125। 125 घटाइएगा तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप निकालिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया आपका 125, है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह हो गया 85, है ना। इसकी रेशियो जब निकाली जाएगी भाग देखें तो 1.47 आएगा, है ना, 1.47। और भी है फ्रांसियम, सबका निकालिएगा तो इसी तरह से आता जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि बिस्मथ भी है, पोलेनियम है, और जो आपका स्टेटिन है ना, हाँ स्टेटिन है। तो इन तीनों ही उदाहरण में आप देखते हैं कि इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है 1.51, है ना, यहाँ पर निकला 1.48 और यहाँ पर निकला 1.47। तो इस तरह से यह अप्रॉक्स में लगभग लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ दिया हुआ है 1.5 से 1.6, तो सिर्फ 1.5 तो इसका हुआ, किसका, बिस्मथ का 83 का, बाकी आपका तो इससे कम आ रहा है। तो ये लगभग लिया गया है, अप्रॉक्स लिया गया है। अगर आप फ्रांसियम का निकालिएगा, है ना, तो फ्रांसियम का होता है FR। देखिए फ्रांसियम का, ये ज्यों ज्यों आप रेडियो एक्टिव में आगे बढ़िएगा त्यों त्यों इसका होगा। फ्रांसियम का FR होता है 87 होता है, और ये होता है 223, है ना, 223। इसमें जो आपका एटॉमिक मास है ये हो गया, A का मान कितना हो गया 223, और जो आपका Z है ये हो गया 87, है ना। तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा 223 में 87 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 136, है ना। अब आप यहाँ पर निकालिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 136, है ना, 136 बटे 87 जो आपका यहाँ पर 87 है। तो 136 बटे 87 कीजिएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.56। आप निकाल के देखेंगे तो यह जो हो गया ये अब 1.56 आया। तो यहाँ से अब आप जान सकते, देखिए अब इसकी तो वैल्यू जो आपकी फ्रांसियम में थी, यहाँ पर तो बात सही हो रही है कि फ्रांसियम में जो आपका कहा गया 83 से ऊपर जाइएगा तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो होगा वो 1.5 से 1.6 के बीच होगा। तो यह तो आ रहा है 1.56 तो 1.5 और 1.6 के बीच में है फ्रांसियम। तो मित्र इस तरह से जो है आप और भी ट्रायल कर लीजिएगा तो वह बातें आपको समझ में आ जाएगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 होगा तो बहुत अस्थायी होगा नाभिक। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अधिक होगा तो वह अस्थायी होगा या रेडियो एक्टिव होगा। और 83 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर जाइएगा बिस्मथ से या रेडियो तो वो क्या हो जाएगा 1.5 से 1.6 के बीच होगा तो वह रेडियो एक्टिव होगा। तो ठीक है मित्र, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।